नमस्कार, आइए देखते हैं खबरें इस वक्त तक की एक एक मिनट में। महाराष्ट्र के पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नए प्लांट के टर्मिनल 1 गेट में आग लग गई। आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंच गई हैं और आग बुझाने का काम लगातार किया जा रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ही कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड बना रही है। इसकी आपूर्ति भारत समेत कई देशों में की जा रही है। पुणे के मंजरी में स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नए प्लांट में आग लगी है। 300 करोड़ की लागत में बने इस प्लांट में कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करने की योजना है। पिछले साल ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस प्लांट का उद्घाटन किया था, लेकिन अभी इस प्लांट में वैक्सीन का उत्पादन नहीं शुरू हो पाया है। दूर से ही प्लांट के ऊपर धुएं का काला गुबार दिखाई दे रहा है। 5 मंजिला इस प्लांट में कोविशील्ड का प्रोडक्शन कुछ दिन में शुरू होने वाला है। सूत्रों के मुताबिक मंजरी के इस प्लांट में कोविशील्ड के प्रोडक्शन के लिए मशीनरी लगाने का काम शुरू हुआ था। आग पर अभी सीरम इंस्टीट्यूट की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। मेरठ में विकास प्राधिकरण की टीम ने 2.5 लाख के इनामी बदमाश बदन सिंह बद्दो पर बड़ी कार्रवाई की। आज विकास प्राधिकरण की टीम ने उसके बंगले पर बुलडोजर चलाकर उसे जमींदोज कर दिया। मेरठ के पंजाबीपुरा इलाके में बदन सिंह बद्दो के बंगले को पुलिस ने कुर्क किया था, जिसके बाद भी बदमाश बदन सिंह बद्दो ने सरेंडर नहीं किया। अब इस बंगले को गिरा दिया गया। जो अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करेगा उसकी जानकारी करके उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और विधि के दायरे में रहते हुए जो कठोरतम कार्रवाई हो सुनिश्चित की जा सकती है उसको जरूर किया जाएगा। ये स्पष्ट और खुला संदेश है। 28 मार्च 2018 को हत्या के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा बदन सिंह बद्दो पुलिस कर्मियों को चकमा देकर मेरठ के एक होटल से फरार हो गया था। यूपी पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। आज वही किला जमींदोज हो गया है और अपराध का किला भी उसका ढह रहा है। पुलिस का दावा है, पुलिस को यकीन है कि बस बद्दो की गर्दन तक उसके हाथ पहुंच गए हैं और वो बहुत जल्द सलाखों के पीछे होगा। बरेली जेल में बंद पूर्व विधायक और माफिया खालिद अजीम उर्फ अशरफ को भी 7 अचल संपत्ति उसकी भी कुर्क की गई है। इस संबंध में डीएम ऑफिस की ओर से आदेश जारी हो गया है। अब पुलिस गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत जमीनों को जब्त करने की कार्रवाई करेगी। कसारी मसारी में करोड़ों रुपए की जमीन है। पुलिस के मुताबिक माफिया अतीक अहमद के छोटे भाई अशरफ ने भी अपराध के बल पर करोड़ों रुपए की चल व अचल संपत्ति अर्जित की है। उसके नाम पर धूमनगंज थाना इलाके के कसारी मसारी इलाके में 7 प्लॉट, आवासीय प्लॉट और जमीनें हैं। राजस्व विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक सिविल लाइन पुलिस ने जब्तीकरण की रिपोर्ट डीएम को भेजी थी, जिसकी इजाजत मिल गई है। इस केस में अशरफ के अलावा मड़ियाडीह के रहने वाले अकबर और माजिद का भी नाम है। बमरौली में माजिद और उसकी बीवी शमा अफरोज के नाम पर 4 अचल संपत्ति है, जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी गई है। जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे पर दर्ज आर्म्स एक्ट मामले में स्पेशल टास्क फोर्स ने बड़ा खुलासा किया। जानकारी के मुताबिक मुख्तार का बेटा अब्बास अंसारी 4 हथियार विदेशों से लाया था। इस मामले में एसटीएफ अब असलहा विभाग के अधिकारियों से पूछताछ करेगी। लखनऊ गाजीपुर के बाबुओं से पूछताछ होगी कि आखिर कैसे इन प्रतिबंधित बोर की गन्स के लिए लाइसेंस दिया गया। भारतीय राइफल संघ के प्रमाण पत्र के बगैर कैसे हथियार लाए गए। इस मामले में साल 2019 में लखनऊ में एफआईआर दर्ज हुई थी। मुख्तार का बेटा अब्बास नेशनल लेवल का शूटर है और कई प्रतियोगिताओं में भाग भी ले चुका है। शूटिंग की आड़ में प्रतिबंधित हथियार कारतूस लाने का शक है। आगरा की जेल में बंद बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। भदोही के ज्ञानपुर से विधायक विजय मिश्रा के खिलाफ अब आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज किया गया है। विजिलेंस इंस्पेक्टर की तरफ से प्रयागराज के हंडिया थाने में उनके खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। विजय मिश्रा के अलावा उनकी एमएलसी पत्नी रामलली के खिलाफ भी आय से अधिक संपत्ति के मामले में केस दर्ज हुआ है। 4 अक्टूबर 2019 को विजिलेंस से ज्ञानपुर के विधायक विजय मिश्रा और उनकी पत्नी एमएलसी रामलली के खिलाफ शिकायत की गई थी। लोक सेवक के पद पर रहते हुए अवैध रूप से नामी बेनामी चल और अचल संपत्ति करने की शिकायत की गई। विजिलेंस की जांच में बड़ा खुलासा तो हो गया। इस अवधि में 2,32,33,593 रुपए आय अर्जित किए गए, लेकिन दोनों ने 23,98,98,248 रुपए खर्च किए। इस आधार पर आय से अधिक 21,49,45,993 रुपए अधिक पाए गए। मौजूदा समय में बाहुबली विधायक विजय मिश्रा आगरा जेल में बंद है। विजय मिश्रा पर 70 से ज्यादा केस भदोही, प्रयागराज समेत अलग अलग जिलों में दर्ज हैं। साल 2010 में मंत्री नंद गोपाल नंदी पर हुए जानलेवा हमले में भी विजय मिश्रा आरोपी हैं। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के तेजतर्रार जोनल अधिकारी सत शुक्ला का तबादला कर दिया गया है। उनको कानपुर विकास प्राधिकरण भेजा गया है। पीडीए के जोनल अधिकारी सत शुक्ला ने माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई में अहम भूमिका निभाई थी। उनके नेतृत्व में सभी बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया गया था। सत शुक्ला की गिनती बेहद ईमानदार और तेजतर्रार अधिकारियों में होती है। उनके नेतृत्व में माफिया अतीक अहमद, विजय मिश्रा सहित कई दर्जनों अपराधियों के अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई है। सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट ऑपरेशन माफिया के तहत प्रयागराज में ही हुई है।
सर शुक्ला फील्ड में होने वाली हर एक कार्रवाई की अगुवाई करते थे। प्रयागराज में अब तक पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद और भदोई के दबंग विधायक विजय मिश्रा समेत 47 माफियाओं और बाहुबलियों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। जिला और पुलिस प्रशासन के सहयोग से चलाया जा रहा अभियान आगे भी जारी रहेगा। अब तक सबसे ज्यादा कार्रवाई अतीक अहमद और उनके रिश्तेदारों और करीबियों के खिलाफ की गई है। मऊ के पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की लखनऊ में हुई हत्या में शामिल एक और शूटर की पहचान हो गई है। पता चला है कि ये शूटर हरियाणा का रहने वाला मुस्तफा और पंटी है। फिलहाल मुस्तफा लखनऊ पुलिस की पकड़ से दूर है। वारदात का एक शूटर संदीप सिंह बाबा को गिरफ्तार किया गया है। वहीं राजेश तोमर के तौर पर घायल शूटर की शिनाख्त हुई है। एक शूटर गिरदारी और डॉक्टर को नई दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। वहीं 2 आरोपी अंकुर और बंधन के मुंबई से पकड़े जाने की खबर है। हालांकि पुलिस ने अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। पुलिस के अनुसार घायल शूटर अलीगढ़ का राजेश तोमर है। वो बागपत के सुनील राठी गैंग का सदस्य बताया जा रहा है। 6 जनवरी को विभूति खंड में अजीत सिंह की ताबड़तोड़ दर्जनों गोलियां दागकर हत्या कर दी गई थी। शूटआउट में एक शूटर के घायल होने की बात भी सामने आई थी। दिलचस्प बात यह है कि जिस सुनील राठी गैंग से शूटर का संबंध सामने आया है, वही सुनील राठी जेल में मुन्ना बजरंगी की हत्या का आरोपी है। कासगंज में 10 साल के बच्चे की किडनैपिंग और हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। कासगंज में 10 साल के बच्चे का पहले अपहरण किया गया, फिर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने बच्चे को किडनैप करने वाले बदमाश को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। पुलिस ने किडनैपर के पास से अवैध तमंचा भी बरामद किया है। वहीं मुठभेड़ में बदमाश को गोली लगी है, उसे पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करा दिया। 2 अभियुक्त अमर और अमरपाल और अजय को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अजय जो कि गांव का ही है, भागने का प्रयास किया गया, पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है। इसके इलाज हेतु इसको रवाना कर दिया गया है। इस तरह तीनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है और घटना का सफल अनावरण कर लिया गया है। पुलिस टीम द्वारा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास करके घटना का इतने अल्प समय में अनावरण किया गया है, उसको पुरस्कृत किया जा रहा है। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में इंटरस्टेट वाहन चोर गिरोह का खुलासा हुआ है। वाहन चोर गिरोह के 9 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बदमाशों के पास से पुलिस को चोरी की बाइक और लूट का माल बरामद हुआ है। पुलिस ने एक तमंचा, कई कारतूस, मोबाइल भी बरामद किए हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 9 मोटरसाइकिल एवं 11 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। यह अभियुक्त जयपुर, भरतपुर, दौसा, पलवल एवं मथुरा से विभिन्न अभियोगों में वांछित चल रहे थे। इनके अन्य साथियों की तलाश कर उनके खिलाफ कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इटावा के बड़पुरा थाना इलाके में चंबलपुर के पास पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई। एक बदमाश को गोली लगने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जिस बदमाश को गिरफ्तार किया है वो 4 साल की मासूम बच्ची से रेप का आरोपी है। बदमाश का नाम अरुण कुमार है। उसके पास से एक तमंचा और खाली खोखे बरामद किए गए हैं। सूचना प्राप्त हुई कि कोई संदिग्ध व्यक्ति चंबल की तरफ जा रहा है। इन्होंने उसे रोकने का प्रयास किया। उसने पुलिस के ऊपर प्राणघात हमला किया, जिसमें पुलिस ने भी अपने आत्मरक्षा में फायरिंग की। देवरिया पुलिस ने 3.5 साल से फरार चल रहे बदमाश को पकड़ा है। 25,000 के इनामी बदमाश मोहम्मद नासिर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पकड़े गए बदमाश पर 2017 में सदर कोतवाली पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। तभी से वांटेड चल रहा था। रामपुर कारखाना की पुलिस और एसओजी ने मिलकर ये कार्रवाई की है। एसओजी और थाना रामपुर पुलिस ने थाना कोतवाली के गैंगस्टर एक्ट में 2017 से वांछित चल रहे एक अभियुक्त, जिस पर 25,000 रुपए का इनाम था, उसे आज गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। शाहजहांपुर में 60 लाख की हेरोइन के साथ पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन तस्करों के पास से 268 ग्राम हेरोइन बरामद की है। थाना कटरा पुलिस 3 तस्करों को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं बरेली और बदायूं पुलिस की संयुक्त छापेमारी में एक गोदाम से करीब 54 डीजल के ड्रम बरामद किए गए हैं। पेट्रोल पंप पर जाने वाले टैंकरों का तेल चोरी होकर यहीं रखा जाता था और यहीं से दोबारा चोरी हुआ तेल सस्ते दामों में पेट्रोल पंप पर सप्लाई किया जाता था। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यूपी कांग्रेस ने प्रदेश में कैलेंडर पॉलिटिक्स शुरू की है। कांग्रेस ने महासचिव प्रियंका गांधी का कैलेंडर जारी किया। इसे यूपी के गांवों और शहरों में बांटा जा रहा है। कैलेंडर में उत्तर प्रदेश की प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के जनसंपर्कों और अलग अलग आंदोलन में शामिल होने की तस्वीरें हैं। 10 लाख कैलेंडर यूपी में भेजे हैं। नए साल के कैलेंडर को हर गांव और शहरों के हर वार्ड तक बांटने का निर्देश पदाधिकारियों को दिया गया है।
और उस कैलेंडर में भी आप देखेंगे तो हमारी महासचिव का रिश्ता जो उत्तर प्रदेश है वो साफ साफ दिखेगा, चाहे सोनभद्र की घटना रही हो, हाथरस की घटना रही हो, या फिर CA/NRC के दौरान तमाम जगह जो पुलिस या उत्पीड़न हुए वहाँ की घटनाएं रही हैं, उस कैलेंडर में साफ साफ दिखेगा। कैलेंडर में अमेठी, रायबरेली, हरियाणा, झारखंड समेत यूपी में प्रियंका गांधी के जरिए किए गए जनसंपर्क की तस्वीरें बहुत करीने से छापी गई हैं। तब तक उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतना शायद उसके लिए आसान नहीं होगा और यही कारण है कि अब कांग्रेस उत्तर प्रदेश के शहरों के साथ ही साथ यूपी के हर गांव, हर घर में अपनी पैठ बनाना चाहती है। प्रधानमंत्री मोदी दूसरे चरण में कोरोना वैक्सीन लगवाएंगे। वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। सीएम योगी भी कोरोना की वैक्सीन लगवाएंगे। आम लोगों में वैक्सीन के प्रति भरोसा जगाने के लिए प्रधानमंत्री और बाकी नेता वैक्सीन लगवाएंगे। टीकाकरण की शुरुआत वाले दिन खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि वैक्सीन के दूसरे चरण में 50 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी टीका लगवाएंगे। इसके साथ ही देश के अन्य बड़े चेहरे भी, जैसे गृह मंत्री अमित शाह, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और मंत्रिमंडल के दूसरे सदस्य भी टीका लगवाएंगे। 50 साल से ऊपर के सभी सांसदों और विधायकों को भी कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। दूसरे चरण में सुरक्षा बलों के जवानों और 50 साल से ऊपर के लोगों को टीका दिया जाएगा। फिलहाल ये साफ नहीं है कि देश में दूसरा चरण कब से शुरू होगा। देश में फिलहाल कोरोना टीकाकरण का पहला चरण चल रहा है। दूसरे चरण में जो वैक्सीनेशन किया जाएगा उसमें प्रधानमंत्री सहित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी वैक्सीन लगवाएंगे। ये कहीं ना कहीं इस ओर भी संकेत दे रहा है कि वैक्सीनेशन में जो कमी आ रही है उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है। लौटते हैं कुछ ही पलों में और खबरों के साथ। बता रहे हैं